दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन से लेकर प्रशांत महासागर तक सेना के तीनों अंग योग के रंग में डूबे दिखे। आपको बता दें कि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां पर भारतीय सेना 24 घंटे मुस्तैद रहती है। एलओसी पर भी योग करते नजर आए भारतीय सेना के जवान। सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी अपने अपने इलाकों में योग करते दिखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल की 2 दिन की यात्रा पर कोची में हैं। वे आज शाम को दक्षिणी नौसेना कमांड स्थित हाइड्रो शिप्स का दौरा करने के साथ ही नेविगेशन चार्ट्स जारी करेंगे और हाइड्रो प्रशिक्षण हिस्सा ले रहे विदेशी ट्रेनिंग के साथ बातचीत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह देश में निर्मित विमान वाहक आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया, जिसके बाद उन्होंने नौसैनिक केंद्र में अत्याधुनिक पोत परिचालन सिम्युलेटर का उद्घाटन भी किया। तीनों सेना के अंग जो है योग में तो डूबे हुए थे ही, इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी योगा करते नजर आए। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिनों की अमेरिकी यात्रा की भव्य शुरुआत हो चुकी है। 21 तारीख यानी अमेरिकी समय अनुसार आज यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस पर वो भारतीयों को संबोधित करेंगे। उसके बाद वॉशिंगटन के लिए वो रवाना होंगे। फ्यूचर इवेंट को लेकर के नेशनल साइंस फाउंडेशन में वो शामिल होंगे। साथ ही साथ बिजनेस मीटिंग्स भी हैं और फिर उनके जो एंगेजमेंट है व्हाइट हाउस में, उसकी शुरुआत 7:15 से लेकर के 9 बजे रात तक की होगी। पहला राजकीय यात्रा है ये और यहीं पर उनकी जो एंगेजमेंट है वो व्हाइट हाउस की, वो तकरीबन 9 बजे तक होगी। उसके बाद 22 तारीख का जो उनका शेड्यूल है उसमें व्हाइट हाउस में सेरेमनी होगी। उसके अलावा 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 22 जून को बायलैटरल मीटिंग होगा व्हाइट हाउस में। साथ ही साथ आपको हम बताएं कि उसी दिन 2:45 से लेकर 5 बजे तक जो है वो यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग होगी उस दिन और उसी के साथ ही 6:30 पर ही स्टेट डिनर व्हाइट हाउस में उनके लिए रखा गया है। एक तरीके का सम्मान और आज के डिनर में शामिल होने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं भारतीयों के लिए सम्मान का एक विषय बन रहा है। पल्लवी झा, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को रात 10 बजे अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उस समय दोपहर के 12:30 हुए थे। प्रधानमंत्री जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उनको रेड कार्पेट वेलकम मिला। प्रधानमंत्री वहां मौजूद भारतीय लोगों से मुलाकात उन्होंने की। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री होटल पहुंचे, जहां उन्होंने टेस्ला के को फाउंडर और ट्विटर ओनर एलॉन मस्क समेत नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर जैसे 24 पर्सनालिटी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा, मैं मोदी का फैन हूँ। वे वाकई भारत की परवाह करते हैं। वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। प्रधानमंत्री ने मस्क को भारत आने का न्योता भी दिया। इस पर मस्क ने कहा कि बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है। मैं अगले साल भारत आऊंगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एलॉन मस्क ने ये भी कहा कि वे इस साल के आखिर तक भारत में टेस्ला फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर देंगे। कैमरामैन अजय के साथ मैं नवजोत सूदन, न्यूज 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज जबलपुर में हुए योग के मुख्य कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब से योग को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग की महत्ता बताते हुए कहा कि आज की डेट में यदि सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहना है तो उसका एक महज साधन है, वो है योग। मुख्यमंत्री ने यहीं पर इस बहाने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज विश्व कल्याण की इस विधा को लोगों के जन जन तक, मन मन तक यदि पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुए इस व्यापक ऐतिहासिक कार्यक्रम में जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम सरकार के मंत्री और विधायकगण मौजूद रहे। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदर। पूरे देश ने आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और देश का हर नागरिक एक बार फिर से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज पूरे देश ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत में अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने योग दिवस का कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में भारतीय नौसेना के
विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर होने वाले योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी योगा दिवस पर लोगों के साथ बैठकर योगा किया। द्रौपदी मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योगा करती दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भारत के अलग अलग शहरों में योगा किया। और जाहिर तौर पर योगा की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज 9वां संस्करण मनाया जा रहा है। दिल्ली में लगभग 26 जगहों पर अलग अलग जगह पर योग के कार्यक्रम हुए, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज कश्मीर घाटी खासतौर पर श्रीनगर में जगह जगह पर योगा के बड़े कार्यक्रम किए गए। सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ श्रीनगर की चर्चित डल झील के किनारे पर ज़बरवंत पार्क में किया गया। यहाँ जो है काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे मौजूद रहे इस योगा दिवस में शिरकत करने के लिए। और यहाँ LG मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के डल झील के ही पास बॉटनिकल गार्डन में योगा करने के बाद लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो योगा है वो हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पूरा जो विश्व है वो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा जो असर, इसका सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत तस्वीर है वो भारत से दिखाई देती है। और भारत में कश्मीर घाटी से खास तौर पर यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने आज योग के दौरान, योग दिवस के मौके पर काफ़ी खूबसूरत योगा करते हुए तस्वीरें सामने रखी। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर यह आह्वान किया है कि दिल्ली के अंदर जो परिस्थितियां ऑर्डिनेंस के मुद्दे के बाद बनी हैं, ऐसे में सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट होना बेहद जरूरी है। 23 जून को पटना में एक विपक्ष के नेताओं की बैठक है और बैठक से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के नेताओं को एकजुट होने की बात कही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली के अंदर जो परिस्थितियां बनी है वो देश के बाकी राज्यों के अंदर भी बन सकती हैं। इसलिए विपक्षी दलों को एकजुट होना बेहद जरूरी है, जिससे राज्यसभा में कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस को रोका जा सके। इसके अलावा भी लगातार अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। और शायद यही वजह है कि उसी विपक्ष की एकजुटता को दिखाने के लिए 23 जून को पटना के अंदर बैठक की जाएगी। अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये रहेगी कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाया जाए। और सबसे खास बात, कांग्रेस अगर साथ आती है तो ऐसे में निश्चित तौर पर विपक्ष की एकता सामने आती नजर आए। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। 2024 की लड़ाई पोस्टर पर आई है। पटना के तमाम चौक चौराहे पर जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है उसको देखने से तो यही लगता है आगामी 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की महाबैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी करीब 18 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को लेकर जहां तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इन पार्टियों की तरफ से उनके कार्यकर्ता लगातार पोस्टर और बैनर अलग अलग इलाकों में लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को देश का लाल बताया गया है, कांग्रेस के भी बैनर लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ JDU और RJD के भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तमाम बैनर और पोस्टरों में भाजपा भगाओ, देश बचाओ का किया जा रहा है। तो ये तस्वीर की एक पहलू है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के तरफ से भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग बैनर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और करारा तंज किया जा रहा है इस महागठबंधन की बैठक को लेकर। फिलहाल 23 तारीख को पटना में बैठक होने वाली है और उससे पहले फिर पूरा पटना बैनर और पोस्टरों से पट गया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की महा बैठक होने वाली है और उसको लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं स्टेट गेस्ट हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि सभी जो बड़े नेता हैं वो उनका रहने का इंतजाम इसी गेस्ट हाउस में किया गया है। चाहे ममता बनर्जी हो या फिर केजरीवाल हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, सभी कल ही पटना की धरती पर पहुंच जाएंगी। करीब 12:30 बजे दोपहर में कल महबूबा मुफ्ती सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में उनका नाम है और उसके बाद शाम करीब 5 बजे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पटना पहुंच जाएंगे। परसों यानी 23 जून को
सुबह 10 बजे राहुल गांधी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधा सदाकत आश्रम जाएंगे, जहां उनका भव्य स्वागत होगा। और उसके बाद करीब 11:30 बजे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। बैठक के जरिए पूरे देश भर में यह संदेश देने की जरूर कोशिश की जाएगी कि सारी विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं वह एक साथ हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बसपा मुख्यालय पर बुलाई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई। दरअसल 2014 के बाद से लगातार अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही बसपा सुप्रीमो मायावती की सारी उम्मीदें अब आने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। 23 जून को जब नीतीश कुमार के प्रयास से पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा, उससे ठीक पहले लखनऊ में मायावती ने अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बुलाकर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। मायावती का पूरा फोकस इस बार दलित और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर है और खबर ये भी है कि मायावती AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में है। इसके अलावा इस बार मायावती का फोकस जाति आधारित छोटे छोटे उन संगठनों पर है जिनके पास कुछ खास इलाकों में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक है। मायावती पहले ही साफ कर चुकी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही और ऐसे वक्त में जब तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट देश में तेज है, उस वक्त भी मायावती बसपा की अहमियत को बरकरार रखने के लिए तमाम तरह से प्रयास कर रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। एक साल पहले शिवसेना में हुई बगावत अगर विफल हो जाती तो एकनाथ शिंदे खुद के सर में गोली मारकर आत्महत्या कर लेते। ये कहना है शिंदे सरकार के मंत्री और शिवसेना के नेता दीपक केसरकर का। दीपक केसरकर ने बताया कि एकनाथ शिंदे सच्चे शिव सैनिक हैं और खुद एकनाथ शिंदे ने उन्हें बताया था कि उनके मन में ये सवाल आया था कि ये बगावत सफल होगी या नहीं। अगर ऐसा होता था तो वो उनके साथ आए हुए सभी विधायकों को वापस भेजते और एक कॉल करते। कॉल पर कहते कि एकनाथ शिंदे की सारी गलती है, इन विधायकों की कोई गलती नहीं, और खुद के सर में वो गोली मार लेते। दीपक केसरकर का कहना है कि अगर कोई नेता ऐसा कहता है कि मेरे साथ आए हुए विधायकों का कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, चाहे उसके लिए उनकी जान भी जाए तो भी चलेगा, फिर ऐसे नेता के पीछे खड़े नहीं होंगे तो किसके पीछे खड़े होंगे। फिलहाल केसरकर के बयान पर महाविकास आघाड़ी ने चुप्पी साधी रखी है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार हिंसा बढ़ रहा है और जगह जगह नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। और इसको लेकर मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनका नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया जा रहा था। इसको लेकर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद में BDO ऑफिस के सामने धरने पे बैठ चुके हैं और उनका लगातार कहना है कि जब तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नामांकन पत्र नहीं भरने दिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। और लगातार वहीं पे विरोधी पार्टियों की तरफ से BJP हो, CPM हो और कांग्रेस का आरोप है कि TMC के जो कार्यकर्ता है नामांकन पत्र वापस करने को लेकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और जो चुनाव प्रचार है उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। तो कल वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी और इसको लेकर चुनाव आयोग ने केंद्र को पत्र भी लिख दिया है कि पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 22 केंद्रीय बलों की जरूरत है और पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होना है और किस तरीके से होगा इसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव शांति ढंग से किया जा सके। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। पंजाब विधानसभा में पारित सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल 2023 को SGPC ने मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे और वो इस बिल को खारिज करते हैं। इस संबंध में सदस्यों की राय लेने के लिए सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 26 जून को SGPC के जनरल हाउस की विशेष बैठक बुलाई गई है। SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया को कहा कि वो SGPC के 103 साल के इतिहास में ये काले अक्षरों से याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी इस सरकार ने सीधे तौर पर गुरुद्वारे की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है। सरकार ने असंवैधानिक बिल पास किया है, इसे किसी भी कीमत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुबानी प्रसारण का मामला सचखंड हरमिंदर साहिब की मर्यादा से जुड़ा हुआ है।
गुरुबानी प्रसारण को खुले तौर पर लागू करना या गुरुबानी प्रसारण मर्यादा को बहाल नहीं किया जा सकता है। देखना होगा 26 तारीख को जब एसडीजी की हाउस की बैठक होगी और उसमें क्या फैसला लिया जाता है, उसके बाद पंजाब सरकार उस फैसले के खिलाफ क्या करती है। चंडीगढ़ से अमित पांडे, न्यूज़ 24। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद अब 2 दिग्गज महिला पहलवान भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पूरी तरह डटी हुई हैं और उनमें से साक्षी मलिक हैं और वहीं पर बबीता फोगाट है। और साक्षी मलिक ने कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया के ऊपर कही जो बबीता फोगाट को पूरी तरह नागवार गुजरी हैं और यही कारण है कि बबीता फोगाट ने भी सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड करते हुए साक्षी मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद कहा और साथ ही कहा है कि किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी की भावनाओं और संवेदनाओं से खिलवाड़ करे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। फिल्म आदि पुरुष जब से सारे सिनेमा घरों में रिलीज हुई है तब से ये फिल्म काफी विवादों में है। अब आपको बड़ी खबर ये बता दें कि ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। साथ में इस एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि इस फिल्म को OTT पे भी रिलीज होने के लिए मना कर देनी चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडियन फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को भी ये लेटर फॉरवर्ड किया है। साथ में उन्होंने ये लेटर प्रसून जोशी जो कि CBFC के चेयरमैन हैं, उन्हें भी ये लेटर उन्होंने फॉरवर्ड किया है। उनका कहना है कि इस फिल्म में काफी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि काफी विवादित हैं, इसके डायलॉग काफी विवादित हैं, साथ में इसके जितने सीन्स दिखाए गए वो भी काफी विवादित हैं और ये हिंदू धारणाओं को ठेस पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संकट के दौरान कोविड सेंटर के निर्माण में हुए घोटाले को लेकर आज मुंबई और उसके आसपास ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई लगभग 15 जगहों पर चल रही है। इस वक्त हम हैं मुंबई के चेंबूर में और ये चेंबूर का के ग्रांडे बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सचिव सूरज चौहान रहते हैं और ये जो रेड है सूरज चौहान के घर पर चल रही है। इसके अलावा जो सुजीत पाटकर हैं जो कि संजय राउत के करीबी बताए जाते हैं उनके घर पर चल रही है। इस तरह से करीब 15 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। कुछ BMC के अधिकारियों पर ये रेड चल रही है। ये जो ठेका दिया गया था वो लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 38 करोड़ रुपए के गबन का केस दर्ज किया था और जांच कर रही थी। जब से सुबह से ये रेड चल रही है तब से लगातार सूरज चौहान के घर के बाहर जो शिव सैनिक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सूरज चौहान को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने जा रही है और इसके लिए इन सरकारी स्कूलों पर तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में शिक्षा परियोजना परिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। सरकारी स्कूलों के उपयोग के लिए 20,135 टैबलेट खरीद होगी। तय किया गया है कि DBT के जरिए यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग, स्टेशनरी की खरीद की जाएगी। बैठक में 10,375 प्राथमिक विद्यालय और 8,778 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 2-2 टैबलेट और 2,204 माध्यमिक विद्यालयों के लिए टैबलेट खरीद होगी। यही नहीं, 3879 उच्च प्राथमिक कंपोजिट और कस्तूरबा विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप का भी निर्णय लिया गया है। दरअसल योगी सरकार की यह मंशा है कि सरकारी स्कूलों में भी बेहतर शिक्षा और सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाएं और इसीलिए इसको लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में अब बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर थमता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अब भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित इलाकों के दूसरे दिन भी दौरे पर रहे और यह जानने की कोशिश की कि किस कदर बेहतर तरीके से राहत और बचाव कार्यों को आम लोगों तक सही तरीके से सरकार पहुंचा पाए और कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसे किस तरह दुरुस्त किया जाए। राजस्थान के कई इलाकों में इस बार जमकर बारिश हुई है। 5 जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश होने के चलते यहाँ बाढ़ सरी के हालात बन गए हैं, लेकिन अब मौसम विभाग ने कहा कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर खत्म होता नजर आ रहा है और अब पश्चिमी राजस्थान में
भारी गर्मी भी नजर आएगी। भीषण गर्मी के कारण उमस भी बढ़ेगी और तापमान यहाँ पर 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों की यदि बात छोड़ दी जाए तो अब बारिश कहीं नहीं होगी और आने वाले दिनों में गर्मी का एहसास लोगों को और बेहाल करेगा, परेशान करेगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में लापरवाही का एक मामला सामने आया है। शव एक युवक का मरचुरी में रखा गया था जिसको चूहे कुतर गए। जो तस्वीर सामने आई उसमें शव में जो कान है उसके हिस्से पर चूहे के कुतरने के निशान मिले, जिसके बाद मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। साथ में ये बात भी कही है कि जो मॉड्यूलर तरीके से मरचुरी को तैयार किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया चल रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल में बीएस यादव परवलिया के रहने वाले एक शख्स है जिसकी मौत हुई थी और सोमवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखा गया था, जिसके बाद मंगलवार को परिजनों को जब शव सौंपा गया तो उसके शरीर पर जो कान के हिस्से में जहां पर चूहे के कुतरने के निशान सामने आए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत की और तब जाकर मामला पूरा सामने आया। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।